सभापति महोदय सभा में पधार रहे हैं। सुप्रभात सदन के सम्मानित सदस्यगण, सम्मानित मंत्रीगण एवं सम्मानित अतिथि। आज मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की इस सदन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी वन नेशन वन इलेक्शन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने हेतु यहाँ इस सदन में एकत्रित हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस सभा के सुचारू संचालन में मेरा सहयोग करेंगे। सभा की मर्यादाओं को व्यवस्थित ढंग से बनाए रखें। माननीय सदस्यगण, मैं आशा करता हूँ कि आप इन सभी बातों का निर्वहन करेंगे और इस सदन को स्वस्थ चर्चा और संवाद का केंद्र बनाएंगे। इसी के साथ मैं शपथ समारोह के लिए सेक्रेटरी जनरल को आमंत्रित करना चाहूँगा। सेक्रेटरी। Now, I would like to call Ms. Shubh Lakshmi to take oath or affirmation. What would you like to take, oath or affirmation? Affirmation, please. In which language would you like to take affirmation? In Tamil, please. ഗൗരവാന്യ സഭാകാരെ, ഞാൻ ശുഭലക്ഷ്മി ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയും സത്യവിശ്വാസവും ശ്രദ്ധയും കാണിക്കുമെന്ന് ശപഥം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ അധിപതി ആയിക്കൊണ്ട് ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും. യൂത്ത് പാർലമെന്റിൽ മന്ത്രിയായ സത്യനിഷ്ഠയോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും ഞാൻ എൻ്റെ കടമകൾ നിറവേറും. ഞാൻ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ന്യായം ചെയ്യും. രാഷ്ട്രപതിയും ന്യായവും ഞാൻ നിറവേറും. ഭയമില്ലാതെയും പക്ഷപാതവും ഇല്ലാതെയും. ധന്യവാദം. Next, I would like to call Ms. Sushma Raj for oath or affirmation. What would you like to take, oath or affirmation? In which language would you like to take affirmation? Hindi, please. You may proceed. माननीय सभापति महोदय, मैं सुषमा याज जो युवा संसद की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वाह करूंगी। मैं ये भी प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं सदन में मर्यादा बनाए रखूंगी, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करूंगी और सदैव जनहित को सर्वप्रिय मानते हुए कार्य करूंगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य, मुझे अपार दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह दुर्भाग्यवश आज हमारे बीच में हमारे बीच में उनका ये अस्तित्व मुझे उनके देश प्रेम की याद दिलाता है। मैं उनके देश प्रेम को नमन करता हूँ। इसी के साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सदन को संबोधित करने व शोक संदेश देने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय और यहाँ बैठे सम्मानीय सदस्यगण, आज मैं एक अत्यंत दुखद समाचार पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगी। भारतीय राजनीति और अर्थशास्त्र के महानायक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हम सब के लिए एक अपूरणीय क्षति है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान स्थापित करने और हमारे देश की राजनीति को दिशा देने में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनके नेतृत्व में
हमने एक नई आर्थिक दिशा देखी जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी नीतियाँ, निर्णय, ईमानदारी, समर्पण और दूरदर्शिता को हम कभी नहीं भूल सकते। हम सभी इस कठिन समय में उनके परिवार और उनके समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आत्मा को शांति मिले। माननीय सदस्यगण, अब समय है कि हम स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी को अपनी स्मृति में लाएं और 1 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि करें। On behalf of this august house, I feel great pleasure in welcoming His Excellency Mr. V. Arthur, Head of International Affairs, Ministry of Labour, Armenia. Ms. Elena Sumerian, President of National Assembly, Brazil. Along with Ms. Lina Lejin, Director Department of Human Resources, with the members of parliamentary delegation, we wish them a pleasant and fruitful stay in our country. Thank you. माननीय सदस्यगण, अब समय है प्रश्नकाल को आरंभ करें। इसी के साथ मैं विपक्षी दल से अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रश्नों को लेकर दुरुस्त करें। मेरे द्वारा लिखित क्रम में उन्हें आमंत्रित किया जाए। प्रश्न संख्या 101, अर्षित जी। ना झुके थे तब, ना रुके थे जब इंदिरा जी ने पोखरण में किया था। आज अमेरिकी पोल पर थम जाता है सिंदूर, क्या यही है नए भारत का गुरूर? माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं एक ऐसा प्रश्न लेकर इस सदन में खड़ा हूँ जो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि भारत के वर्तमान और भविष्य की दिशा का आईना है। हम उस भारत के वारिस हैं जिसने कभी पंचशील से विश्व को नैतिकता सिखाई थी। हम उस परंपरा से आते हैं जहां पोखरण की रेत से दुनिया को साहस का संदेश मिला था। पुलवामा में आतंकी हमला, पहलगाम में विधवा का शोर, करीबी मुल्क से बदले का वादा, पर असल हकीकत कुछ और। क्या भारत की विदेश नीति इतनी कमजोर है कि वे आक्रमण तो दूर स्वयं का रक्षण करने का भी समर्थन भी नहीं रखती? आज हालात ये है कि वॉशिंगटन से एक कॉल आता है और दिल्ली में नींव हिलती है। ट्वीट अमेरिका से होता है और नीति हमारी बदलती है। सरकार बताएगी कि इस नीति की क्या दिशा है, आत्मनिर्भर भारत या आत्मसमर्पण भारत? बताइए, उत्तर देने का समय है। संबंधित मंत्री सोना जी उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य ने सवाल कम पूछा, शायरी अधिक पढ़ी। लगता है विदेश नीति को इन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीखा है। जो इतिहास की राख में तलाशते हैं आग, उन्हें बताना जरूरी है, नया भारत जलता नहीं जलाता है आग। महोदय, हमारे प्रिय विपक्ष को ऑपरेशन गूगल सर्च चलाना चाहिए ताकि वह जान सके कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। भारत अब निंदा प्रस्तावों से आगे निकल चुका है। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक और अब 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने बता दिया अब जवाब सीमा पार दिया जाता है, ट्वीट में नहीं। अब मैं विस्तार से आपको ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत हुई गतिविधियों से अवगत कराना चाहूंगी।
ऑपरेशन सिंदूर में 5 आतंकवादी कैंप पूरी तरह ध्वस्त करे गए। आतंकवादी के खिलाफ सेना को खुली छूट दी। हमारे जवानों ने बहादुरी से आतंकवाद को करारा जवाब दिया। इन सब बातों से यह साबित होता है कि भारत की एकता में कोई समझौता नहीं होता। कॉल भले ही अमेरिका से आया, लेकिन निर्णय हाई कमान बैठक द्वारा दिल्ली में ही लिया गया। सीज फायर की बात करें तो वह हमारी सरकार द्वारा सूझबूझ से लिया गया एक उचित कदम था, जिसमें अमेरिका के भारत से घनिष्ठ संबंध के कारण उनके सुझाव को ध्यान में लाया गया और सोच विचार कर देश के हित का निर्णय लिया गया। बात करें रूस से ली गई मदद की, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, तुम माइक पकड़कर भाषण बनाते हो, हम जमीन पर इतिहास रचाते हैं। तुम विदेशी जवाबों से डरते हो, हम दोस्ती में भी शेर बनकर नजर आते हैं। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 102 सुश्री दिव्यांशी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जो सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि कश्मीर की सच्चाई की है। 370 गया पर रोजगार अब तक क्यों नहीं आया? वादे थे विकास के, पर आधारभूत ढांचा आज भी अधूरा नजर आया। पर्यटन के पोस्टर लगे पर जमीनी हालत वही पुरानी है। नौजवान अब भी राह देंगे, रोजगार की कहानी है। जब पहलगाम में हमला हुआ और टीआरएफ का रंग फिर छाया, जब 13 जुलाई को शहीदों की कब्रों पर ताला लगवाया, जब उमर अब्दुल्ला ने कहा आतंकवाद अब भी कायम है, जब राहुल गांधी और विपक्ष ने मांगा राज्य का हक लौटाइए, तो क्या सरकार बताएगी कि सिर्फ अनुच्छेद 370 हटाना ही काफी था, या बिना चुनाव, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा के ये सिर्फ एक राजनीतिक दावा था? क्योंकि कश्मीर को चाहिए शांति, ना सिर्फ सन्नाटा, चाहिए पुल, सड़क, रोजगार, ना केवल डाटा। संविधान में बराबरी की बात हो तो बहुत सही, पर हक में तब्दील हो तो माने जनता यही। संबंधित मंत्री सुश्री वैष्णवी जी उत्तर दें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए अपने साथी सदस्य को धन्यवाद देती हूँ, लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि अनुच्छेद 370 सिर्फ एक धारा नहीं थी, वो वर्षों से जटिलता की बीमारी थी। हमने उसे हटाकर बंद दरवाजे खोले हैं। अब कश्मीर के सपनों को सच में पंख मिले हैं। आज कश्मीर में एम्स, IIT, IIM जैसे संस्थानों का निर्माण हो रहा है। PMGSY से हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनी हैं। जम्मू कश्मीर रेल प्रोजेक्ट इस साल अंतिम चरण में पहुंचा है। रोजगार के लिए मिशन यूथ और स्टार्टअप कश्मीर जैसी योजनाएं लागू हैं। पुनर्वास पैकेज, निवेश नीति 2024 और नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी से 17,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं। जिन्होंने कहा आतंक कम नहीं हुआ, वो आंकड़ों से अनजान है या सियासत में खोए हैं। पिछले एक साल में हिंसा में भारी गिरावट आई है और कश्मीर की हिंसा उम्मीद से भर आई है। आतंकवादी घटनाएं 2018 के मुकाबले 60% तक घटी। TRF और LET जैसे संगठनों पर NIA की डिजिटल मॉनिटरिंग केस हुई। निष्कर्ष में बस इतना कहूंगी, हमें पता है कि राह अब भी लंबी है, पर कम से कम अब दिशा तो सच्ची है। चुनाव भी होंगे और राज्य भी लौटेगा, पर अब कश्मीर से दुख नहीं, विकास का माथा ऊंचा करेगा। प्रश्न संख्या 103 गगन जी। कर्मचारी है देश की जान, इनसे ही तो बनता है भारत महान। अगर इनको हक ना देंगे आप, तो कैसे बनेगा नया भारत खंडर? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष की ओर से आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को उठाने आया हूँ, जो है 8वां वेतन आयोग। सरकार ने इसका नाम तो जरूर लिया, एक घोषणा भी कर दी, लेकिन आज तक ना तो इसकी रूपरेखाएं सामने आई हैं और ना ही कोई ठोस कदम उठाए गए। मैं सत्ताधारी दल से यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या है इस 8वें वेतन आयोग की प्रमुख विशेषताएं? क्या ये आयोग केवल नाम मात्र का है, या इसमें वाकई कुछ ऐसा है जो देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों की जिंदगी में बदलाव ला सके? लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो तो ऐसे लगती
देती हैं जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। एक तरफ करोड़ों कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे हैं, दूसरी तरफ सुधार इतने मामूली हैं कि वो महंगाई के आगे मजाक लगते हैं। क्या यही है विकास की परिभाषा? क्या यही है सबका साथ और सबका विकास? माननीय प्राची जी उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय और इस सदन में बैठे सभी सम्माननीय साथियों, विशेषकर वो साथी जो विपक्ष में बैठकर हर मुद्दे में केवल आलोचना ढूंढने में पीएचडी कर चुके हैं। 8वां वेतन आयोग केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों के जीवन में गुणात्मक सुधार है। इस आयोग की विशेषताएं केवल लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यापक और दूरदर्शी योजना है जो महंगाई के अनुरूप वेतन ढांचे को अद्यतन करती है, पेंशन और अन्य भत्तों में संतुलन लाती है और सरकारी सेवा को और अधिक प्रतिष्ठित तथा प्रेरणादायक बनाती है। यह ऐसा आयोग है जो महंगाई, बढ़ती जीवन यापन की लागत और वित्तीय चुनौतियों को समझेगा। और हाँ, वेतन को महंगाई से जोड़ने की बात भी सरकार अच्छे से सोचती है। माननीय कृपया समय सीमा का ध्यान रखें। महोदय, केवल 1 मिनट। डीए हर 6 महीने बढ़ता है और सब स्थायी समाधान के लिए अध्ययन जारी है। और बात रही ऊंट के मुंह में जीरे की, तो ऊंट तो आगे बढ़ गए हैं जनाब, पर आप अभी भी बंजर रेगिस्तान में पानी की तलाश में हैं। 8वां वेतन आयोग आएगा तब पता चलेगा कि घोषणा नहीं असर मायने रखता है। एक देश सिर्फ भाषण से नहीं चलবে। एक देश सरकारी कर्मचारी से उसका 8वां पे कमीशन दे के चलবে। क्या এই সরকার ভুলে গেছে कि जे कर्मचारी तुम्हारे लिए काम करता है, जो लोग कचरा साफ करता, जो मास्टर पढ़ाता और जो नर्स जान बचाता, उन्हीं लोगों के लिए आज तक 8वां पे कमीशन नहीं आया। क्या कर्मचारी सिर्फ वोट का टाइम लगाता है का? वेतन वही का वही আছে और महंगाई रोज का रोज बढ़ते जाচ্ছে। क्या 2016 का सैलरी से 2025 का जीवन चल सकता है क्या? अरे संभव है बाबा, संभव है। ये बोलता है अच्छा दिन आएगा, আমি पूछता है कब आएगा अच्छा दिन? अरे कोठाয় है अच्छा दिन? ताली नहीं, আমি वेतन चाहिए, भाषण नहीं, আমি न्याय चाहिए, सम्मान चाहिए और 8वां पे कमीशन चाहिए। এবার হবে পরিবর্তন, এবার খুব খেলা হবে, খুব খেলা হবে। संबंधित मंत्री उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष द्वारा उठाए गए इस गंभीर विषय का फिर से सरकार का पक्ष रखते हुए उत्तर दूंगी। विपक्ष बड़ी भावुकता से पूछ रहा है 2016 की सैलरी में 2025 कैसे चले, तो मैं कहना चाहूंगी 2025 में खड़े हैं तो सोच भी 2025 की होनी चाहिए। 8वां वेतन आयोग रुका नहीं है, प्रक्रिया में है। सरकार इसके हर पहलू, आर्थिक भार, कर्मचारियों की संख्या, महंगाई और लागू करने की व्यवहारिकता पर गंभीरता से काम कर रहा है। घोषणा जल्द होगी। तो फिर ओपीएस क्यों नहीं लाया भाई? ओपीएस की जगह यूपीएस क्यों लाया? माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं होगा, एक बहुत बड़ा खेला है। माननीय उत्तर में कंप्लीट कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मुझे अपना जवाब पूरा देने दिया जाए तो शायद मैं आपका प्रश्न का उत्तर भी जरूर दूंगी। 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों को समयबद्ध लागू किया और अब 8वां वेतन के गठन की भी घोषणा कर दी है। इसके साथ सरकार समयबद्ध रोड मैप पर काम कर रही है ताकि सिफारिशों को 2026 तक प्रभावी रूप से लागू हो। और विपक्ष से यह कहना चाहूंगी, धैर्य भी एक गुण है और विकास उसकी बुनियाद। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 105 मेनन जी।
अध्यक्ष महोदय जी, मेरा पहला सवाल सरकार से है कि क्या बिहार में वोटर लिस्ट सर्वे चल रहा है या नाम कटाव अभियान चल रहा है? क्या बिहार में वोटर लिस्ट सर्वे निष्पक्ष और पारदर्शी है? मैंने बिहार में देखा आजकल के युवा किवाड़ी के बाहर टुकुर टुकुर बैठ के देखता रहता है, बीएलओ भाई साहब का इंतजार करता है। भाई साहब आते ही नहीं है। मोबाइल पर लिंक पे टिकता है, ऐसे 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 पोर्टल कार्ड नहीं करता। बताइए इसका क्या कारण है? संबंधित मंत्री आशी जी उत्तर दें। धन्यवाद महोदय कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं। अरे भाई, इस चुनाव से पहले की जो राजनीति होती है वो तो सिर्फ बचने और वादे होते हैं। ये जो हम पर सवाल उठा रहे हैं इनका तो सिर्फ एक ही फंडा है, जात और समुदाय के नाम पे वोट मांगना। अजी हम लोग आपकी सोच से बहुत अलग है। आपकी सोच जाती है विभाजन और विभेद की तरफ। हम बिहार को आगे बढ़ाने की बातें करते हैं। अरे भाई, ये हमेशा कहते आ रहे हैं कि बिहार में विकास लाएंगे, लेकिन आज तक तो ये खुदा ही नहीं बता सके कि बिहार में विकास कैसे लाएंगे। तो चलिए अब आपके सवाल का सही से उत्तर दें। तो आपका सवाल पूरी तरीके से तथ्यहीन है। अजी आज के समय में 18 लाख से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ा जा चुका है, और अगर गलती से भी किसी का नाम छूट जाता है तो वो NVSP के पोर्टल या फिर फॉर्म 6 के द्वारा निवेश करते हैं। लेकिन हाँ, अब आपके सवाल के हिसाब से नाम हटाए गए हैं, लेकिन सिर्फ उनके नाम हटाए गए हैं जो कि यहाँ पे अवैध तरीके से आए हुए हैं। अब अंत से पहले हमारी एक राय हमारे एक नवीन फिल्म नेताजी को जरूर दूंगी, जिसका राजनीति का एकेडमिक्स भी ठीक ना है। अगली बार से थोड़ा अता पता या होमवर्क करके आइएगा, क्योंकि बेबुनियादी सवालों की कोई जगह नहीं होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न पूछने से पहले जरा हम माननीय बहन जी की थोड़ी सी शंका दूर कर देना चाहते हैं। उन्होंने कहा आखिर नवीन नेताजी ने कहा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, क्या नबी फेल नेता को 8वीं पास नहीं कहा जा सकता? अरे भाई, 8वीं पास करके तो नबी मिला गया है, सीधा चला गया है। तो बात सवाल की ओर आते हैं। हमने सुना माननीय आशी बहन जी ने अपनी बात को क्लियर और जस्टिफाई किया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या चुनाव से पहले रचा क्या चुनावी गणित है? मैं आपसे एक ठोस आंकड़ा मांगता हूँ कि कितने 18 साल के ऊपर की युवा अब तक इस सिस्टम से बाहर है, बताइए। माननीय सभा की मर्यादा को बनाए रखिए। संबंधित मंत्री। अरे नेताजी, थोड़ा पहले ही तो समझ लीजिए कि हम लोग निष्पक्ष और पारदर्शी हैं। अब चुनाव है या चुनावी षड्यंत्र है, ये सवाल ये तो सिर्फ हमारे नेताजी ये मिनल जी का फेवरेट ड्रामा बन चुका है। कभी ये कहेंगे ये सच है, कभी कहेंगे कि ये झूठ है, और कभी कहेंगे कि ये तो सिर्फ टीवी की TRP के लिए आए थे। अजी देखा जाए तो सही बात कहा जाए ना, तो ये ना मेरा फेवरेट ड्रामा बन चुका है। डेली के डेली नए एपिसोड। और हाँ, BLO की बात हो रही है। अजी BLO अपने काम में लगा हुआ है, और हमने ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू कर दिया है ताकि युवा वोटर बिना किसी रुकावट के अपनी ID बना सके। और हाँ, ये सब सपना नहीं, हकीकत है जनाब। और थोड़ा सब्र भी रखिए, हर कुछ इतना जल्दी भी तो नहीं होता, लेकिन सही समय पे सब कुछ होता है। और हाँ, आपका कहना गलत नहीं है कि नाम हटाए गए हैं, लेकिन नाम उन बांग्लादेशी अवैध लोगों को सरकार ने हटाया है जो बॉर्डर से सुरक्षा करेंगे। अब हम उनकी युवाओं के हक की रक्षा करेंगे। लाखों लोग भेजे जा चुके हैं, ये कोई छुपा हुआ मामला नहीं है। अंत में अपने युवाओं को एक चीज जरूर कहेंगे, हम सत्ता पक्ष है, हमारे पास प्लान है और हम युवाओं के साथ है। वोट की असली ताकत है हम, और आपके साथ मिलकर इस ताकत को हम जरूर से मजबूत बनाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी,
सरकार जो भी कहे, कागज पे जो भी कहती ठीक है मान लेते, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि बिहार में वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं। बीएलओ भाई साहब नहीं पहुंच रहे हैं। अरे भाई ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि फुर्सत नहीं है आने की घर पे। माननीय सभापति महोदय, आज मैं सत्ता पक्ष से एक सीधा और सच्चा सवाल पूछना चाहूंगी। देश की राजधानी दिल्ली, जो सिर्फ एक शहर नहीं पूरे भारत की तस्वीर है, हर साल की पहली बारिश में ही डूब जाती है। जैसा कि देखा जाए तो पिछले साल की स्थिति कुछ अलग नहीं थी। सड़कों पर पानी, ट्रैफिक जैम और हजारों लोग अपने घरों से बेघर होने को मजबूर थे। जुलाई 2024 की बाढ़ में 35 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 8,000 से ज्यादा लोगों के आशियाने बह गए। जहां भारत के ही अन्य राज्य जैसे उत्तराखंड, आसाम और केरल जैसे राज्य बाढ़ के बावजूद 60 से 70% राहत व पुनर्वास कार्य समय पर शुरू कर रखा है, वहीं दिल्ली में तो महज केवल 30% इलाकों तक की मदद पहुंच पाई, वो भी तब जब भी सरकार की स्थिति निरंतर में है। तो सवाल उठता है, जब देश की राजधानी ही हर साल पानी पानी हो जाती है तो बाकी राज्यों की चिंता कौन करेगा? क्या राजनीति सिर्फ आपदा के बाद फोटो खिंचवाना और भाषण देना भर रह गई है, या फिर सत्ता पक्ष के लिए आपदा भी प्रचार का मंच बन चुकी है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुसीबतें आए तो कहीं कुदरत का कहर है, ये शेर सुनाया गया, लेकिन मैं भी शेर में ही जवाब देती हूँ कि हमने तो आंधियों से आंख मिलाई है साहब, हमने तो आंधियों से आंख मिलाई है साहब। आप तो बस सवालों में ही बह जाते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि राजधानी डूब रही, सरकार नाकाम है। मैं पूछती हूँ, जब यमुना अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था, क्या कोई विपक्षी नेता नाव लेकर राहत देने पहुंच गया था? नहीं, वे तो टीवी स्टूडियो में बैठकर ट्वीट लिख रहे थे। और दिल्ली की बात करें तो इस सरकार ने एनडीआरएफ की 16 टीमें, विपक्षी दल जरा ध्यान से सुन ले, कितनी? 16 टीमें, बोट्स, मेडिकल यूनिट्स तैनात की, 24/7 कंट्रोल रूम, फील्ड ऑपरेशन और राहत कैंप चालू किए, 8,000 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और लगातार पुनर्वास कार्य जारी है। हम सिर्फ केंद्र पर नहीं, मौके पर मौजूद हैं, और जहां विपक्ष सिर्फ आंकड़े गिनवा रहा है, वहां हम नीति लागू कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बाढ़ प्रबंधन योजना के अंतर्गत जल निकासी सुधार, शहरी जल प्रवाह नियमन और वर्षा जल भंडारण जैसी योजनाएं शुरू की गई। अंतरराज्य समन्वय समिति ही बनाई गई ताकि उत्तराखंड, असम, केरल जैसे राज्यों के अनुभव से सीख लेकर बाकी राज्यों को मजबूती दी जा सके। तकनीक का उपयोग यानी कि ड्रोन निगरानी, रियल टाइम डेटा और सैटेलाइट इमेजिंग को शामिल किया गया। और मैं स्पष्ट कर दूं कि राजधानी हो या गांव का अंतिम कोना, राजधानी हो या गांव का अंतिम कोना, हमारी सरकार इस देश के हर एक नागरिक के साथ खड़ी है। और मैं विपक्ष से यही पूछना चाहूंगी कि आपने क्या किया, क्योंकि केवल सवाल उठाना आसान है, उत्तरदायित्व निभाना कठिन काम है। और हमने निभाया है, निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ सत्ताधारी पार्टी नहीं, जनता की सेवा में संकल्पबद्ध कार्यकर्ता है। पर विपक्ष को ये सब कहाँ ही दिखेगा, क्योंकि बारिश की पहली बूंद गिरते ही तो ये साहब चाय पकौड़े लेकर अपने एसी कमरों में बैठ जाते हैं, ट्वीट करते हैं, टीवी चैनलों पर भाषण देते हैं और हर आपदा को अपनी गंदी राजनीति का मंच बना लेते हैं। हम संकट में फोटो नहीं, समाधान लेकर जाते हैं। हम मंच पर भाषण नहीं, जमीन पर काम करते हैं। सिर्फ 1 मिनट और, तो आज हम इस सदन में गर्व से कहते हैं, हमने सिर्फ बाढ़ नहीं, विपक्ष के भ्रम से भी लड़ना सीख चुके हैं। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 106, धैर्य जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सत्ता में बैठे लोगों से एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारा भारत देश जो हर क्षेत्र में आगे है, ओलंपिक में भी भाग लेता है, पर पदकों की दौड़ में पीछे रह चुका है। हर साल हर एक खिलाड़ी अपना सपना देखता है कि वो देश का झंडा ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, पर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि खिलाड़ियों पर तो सुविधाएं ही नहीं है। हर साल हमारे ही संसद में बिल पास होता है करोड़ों का, फिर भी खिलाड़ियों को सहायता ही नहीं मिलती। ऐसा क्या है कि वो सारा पैसा अपनी जेबों में ही रख लेते हैं?
चाहूंगा कि संबंधित मंत्री इसका उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद मुझे इस योग्य समझने के लिए कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं। शुरुआत में एक शायरी से करूंगा। मिट्टी से उठे हैं, तूफानों से भिड़े हैं, तिरंगा लेके चले मैदानों में गड़े हैं। इनकी हर जीत में छुपा है सरकार का सहारा, जिस फंड को समझते हो खर्चा वो है देश का नजारा। आज का सवाल बड़ा ही रोचक है। सरकार जो फंड हर साल खेलों के लिए देती है वो कहाँ जाता है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो फंड कहाँ नहीं जाता। वो फंड गायब नहीं होता, वो चमकता है पलकों में। वो फंड बर्बाद नहीं होता, वो भरता है हर गांव के खिलाड़ी की आंखों में। तो अब आइए कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 भारत के नाम 7 मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 भारत के नाम 61 मेडल। एशियाई गेम्स 2023 भारत के नाम ऐतिहासिक 107 मेडल। ये कोई चमत्कार नहीं है, यह है सरकार की योजना और खिलाड़ियों की मेहनत का मिश्रण। अब नजर डालते हैं उन योजनाओं पे जहां पे ये पैसा जाता है। टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिंग, फिजियो, कोच और पूरी आर्थिक सहायता दी जाती है उभरते खिलाड़ियों को। खेलो इंडिया स्कीम, हजारों युवाओं को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग और राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया जाता है। मणिपुर का राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, जहां पर खेल सिर्फ जुनून नहीं करियर भी बन रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट, रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम, स्टेडियम निर्माण योजनाएं, सरकार खेल को गली से ओलंपिक तक लेकर जा रही है। तो अब बताते हैं फंड कहाँ जाता है। वो जाता है उस कबड्डी के मैदान में जहां मिट्टी में भारत चमकता है। वो जाता है उस तीरंदाज की कमान में जो पदक लाकर भारत की झंडा लहराता है। तो विपक्ष पूछता है कि फंड कहाँ जाता है, मैं कहता हूँ कि फंड देश की रगों में दौड़ता है, खिलाड़ियों के सपने में पलता है और तिरंगे की ऊंचाई में नजर आता है। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 107 सुश्री भाविका जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, मैं सरकार से ये जानना चाहती हूँ कि जिस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आधुनिक भारत की क्रांति बताया जा रहा था, वह क्रांति आगे कब ग्रामीण भारत में पहुंचेगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में डिजिटल शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट के बड़े बड़े पुल बांधे गए, पर जमीनी हकीकत यह है कि 63% ग्रामीण स्कूलों में सही नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नहीं है। 5 साल महोदय, 5 साल बहुत होते हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट कहती है कि गांव के बच्चे नेटवर्क पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़कर पढ़ रहे हैं। आखिर ये कहाँ का नया आधुनिक भारत है? क्या सत्ता स्वीकार करती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का असल कारण उसका शहरी झुकाव की सोच है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाती है। क्या इस परंपरा में गांव के बच्चों को बुला देना शामिल है? क्या ये नीति स्मार्ट शहरों के लिए स्मार्ट शिक्षा है? अगर नहीं तो जरा ठोस आंकड़े दीजिए, आपकी हमारी बातें काम नहीं आएंगी कि इन 5 सालों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विकास कैसे और कहां तक पहुंचा। माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदन के सभी सम्मान्य सदस्यों, नींव यदि सुदृढ़ हो तो इमारतें सदियों तक टिकती है। प्रश्न उठाना सुविधा है, समाधान देना जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को हमने शब्दों से ही नहीं कर्मों से भी निभाया है। मैं विपक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उनके विचारों से मैं असहमत हूँ, क्योंकि जमीनी बदलाव को नजरअंदाज करना सुविधा के चश्मे से देखना कहलाता है। यह सत्य है कि देशव्यापी स्तर पर किसी भी नई और क्रांतिकारी नीति को लागू करने में कुछ समय लगता है, परंतु यह कहना कि नीति असफल रही है, यह कथन न केवल नीति की गहराई बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता पर भी संदेह करने जैसा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को समझ, रचनात्मकता और जीवन कौशल की विकास करना है। जहां तक इस योजना का लागू करने का प्रश्न है, सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF) को सभी राज्यों से
परामर्श लेकर ही विकसित किया गया है। बोर्ड परीक्षाओं को आसान बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और छात्रों को रोल लर्निंग से हटाकर क्रिटिकल लर्निंग की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और जैसा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, बचाए आए हैं तो आए, घिरे परले की घोर घटाए, पाँव के नीचे अंगारे, सर पर बसे ज्वालाएं, निज हाथों से हंस हंस कर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यह सरकार बातों की नहीं संकल्पों की है। हमने नीति नहीं दिशा दी है, हमने घोषणा नहीं क्रियान्वयन किया है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था को नवचिंतन और राष्ट्रीय निर्माण की ओर अग्रसर करेगी। संविधान आवश्यक संशोधन किया जाएगा। अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 83 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चुनाव चक्र को सिंक्रोनाइज करना। वर्तमान में जिन विधानसभाओं के कार्यालय अलग है उनमें या तो अवधि घटाई जाएगी या फिर बढ़ाई जाएगी ताकि विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ हो सके। अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 172 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विशेष परिस्थितियों में भंग साधनों का समाधान। यदि कोई विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है तो उसके लिए कार्यपालक सरकार का प्रावधान होगा। चुनाव केवल शेष अवधि के लिए ही कराए जाएंगे ताकि राष्ट्रीय चुनाव चक्र बना रहे। इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 82 पंचायत नगर निकाय चुनावों का समावेश लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ स्थानीय निकाय चुनाव को भी एक समय पर कराने की योजना। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के समन्वय आवश्यक है। अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 832(7) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन साझा मतदाता सूची। एकत्रित मतदाता सूची तैयार की जाएगी जिसका उपयोग सभी स्तर के चुनावों में होगा।
बचत और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। Amendment of Section 5 of the Government of Union Territories Act 1963 ईवीएम और तकनीकी तैयारी। देश भर में एक साथ चुनावों के लिए करोड़ों ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की जरूरत। डिजिटल मतदाता पहचान प्रणाली को मजबूत बनाना। परिणाम प्रसारण के लिए केंद्रीकृत और सुरक्षित आईटी सिस्टम। Amendment of Section 5 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991 चुनाव खर्च में कमी और विकास पर फोकस। बार चुनाव पर होने वाले 1000 करोड़ रुपए के खर्च में कटौती। बार आचार संहिता लागू होने से रुकने वाले विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। Amendment of Section 17 जम्मू एंड कश्मीर Reorganization Act 2019 संघीय ढांचे का सम्मान। राज्यों के अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए परामर्श प्रक्रिया। राज्यों की सहमति के बिना बाध्यकारी प्रणाली नहीं। राज्यों की सहमति में लचीले विकल्प देने की संभावना। अगर विपक्षी दल बिल से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं या कोई शंका जताना चाहते हैं कृपया बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से प्रश्न पूछना चाहूंगी, जब प्रत्येक राज्य की समस्याएं, उनकी आर्थिक स्थिति तथा उनके सामाजिक संदर्भ भिन्न है, तो फिर क्या संपूर्ण राष्ट्र में एक ही समय पर चुनाव करवाना वास्तव में लोकतांत्रिक विविधता का सम्मान करता है? क्या ये एक चुनाव एक राष्ट्र का मॉडल राज्यों की स्वतंत्रता को कमजोर करने की दिशा में एक कदम नहीं है? और यदि सरकार वास्तव में सुधार चाहती है, तो क्यों ना इसे पहले सभी राष्ट्रों की सहमति से पायलट परियोजना के रूप में लागू किया जाए, बजाय इसके कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाकर रख दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं विपक्ष के प्रश्न का सम्मान करती हूँ। लेकिन ये कहना चाहती हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन किसी भी राज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करता, बल्कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा संगठित, सस्ता और प्रभावी बनाता है। आज लगभग हर 3 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होता है, जिसका सीधा प्रभाव सरकार, नीति के कार्यान्वयन और देश के विकास पर पड़ता है। अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो न केवल भारी चुनाव खर्च बचाया जा सकता है, बल्कि राजनीतिक दलों को जमीनी स्तर पर काम करने का ज्यादा समय मिलेगा। हम राज्यों की भिन्नता का पूरा सम्मान करते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया को लागू करने से पहले सभी हितधारक, राज्य सरकार, चुनाव आयोग और संवैधानिक विद्वानों से संवाद किया जा रहा है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य एकता में एकाग्रता और विकास में तेजी लाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सत्ता पक्ष से ये सवाल है, आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास है या उसे नियंत्रित करने की चाल? आप कहते हैं कि इससे समय और धन की बचत होगी, पर क्या आप यह नहीं मानते कि बार बार चुनाव दरअसल जनता को सत्ता से सवाल पूछने का मौका देता है? अगर चुनाव 5 साल तक ना हो तो जनता के पास कौन सा मंच बचेगा सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का? क्या ये निर्णय जनता की भागीदारी को कम करके सत्ता की सुविधा बढ़ाने के लिए नहीं लाया जा रहा? जवाब दीजिए। संबंधित मंत्री। अब मैं नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित करना चाहूंगी। माननीय सभापति महोदय, केंद्र सरकार यह चाहती है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो, और वह यह कहती है कि यह इसलिए जरूरी है ताकि देश के संसाधन बचे, पर लगता है उनका असली मकसद कुछ और ही है, क्योंकि यह तो वो भी जानते हैं कि चुनाव के समय अगर किसी एक ही पार्टी की हवा चल रही होगी तो वह पार्टी ही सारे चुनाव जीतेगी, और ऐसा होगा तो लोकतंत्र का मतलब ही क्या रह जाएगा? अगर एक ही सरकार आएगी तो लोकतंत्र कैसे चलेगा, पूरा देश कैसे चलेगा? मैं पूछती हूँ केंद्र सरकार से कि क्या वह पूरे देश में एक ही सरकार लाकर
मर्जी करना चाहती है, तानाशाही लाना चाहती है। माननीय सभापति महोदया, केंद्र सरकार यह मानती है कि देश में बार बार होने वाले चुनावों से न केवल समय और संसाधनों की भारी बर्बादी होती है, बल्कि इससे शासन की स्थिरता व विकास कार्य में भी बाधा उत्पन्न होती है। अतः यह आवश्यक है कि लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराया जाए। यह व्यवस्था इसलिए जरूरी है ताकि देश के संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके, प्रशासनिक तंत्र बार बार चुनावी प्रक्रिया में उलझने के बजाय विकास कार्यों में ध्यान केंद्रित कर सके। विपक्ष का ये कहना है कि इससे लोकतंत्र पर खतरा होगा, लेकिन ये सिर्फ भ्रम फैलाने की साजिश है। वन नेशन वन इलेक्शन से न केवल राजनीतिक स्थिरता आएगी, बल्कि भ्रष्टाचार में कमी, खर्च में बचत, नीति निर्माण की गति भी तेजी से आगे बढ़ेगी। मैं मानती हूँ कि ये बिल देश हित में है और इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को आमंत्रित करना चाहूंगी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदया। जब देश की विविधता को एक रंग में रंगने की कोशिश की जाए तो समझ लीजिए ये कोई राजनीतिक सुधार नहीं बल्कि एक षड्यंत्र है जो समस्त लोकतंत्र को ले डूबेगा। मैं आज इस सदन में विरोध करने नहीं बल्कि संविधान की आत्मा की रक्षा के लिए आया हूँ। यह बिल देखने में सुंदर है, सुनने में समानता की बात करता है, लेकिन असलियत में ये एक ऐसा सपना है जो जमीनी सच्चाई से अनजान है। ये हमारे देश की सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता का मजाक उड़ाता है। हमारा देश एक रंग का नहीं बल्कि असंख्य रंगों का सजा हुआ इंद्रधनुष है। उत्तर प्रदेश और सिक्किम जैसे राज्य जिनकी आर्थिक स्थिति, जनसंख्या, समस्याएं एक जैसी नहीं है, चुनाव एक समय पर कैसे हो सकते हैं? यह देश 140 करोड़ सुरों का संगम है। वन नेशन वन इलेक्शन का असली उद्देश्य एक पार्टी को सत्ता में बनाए रखना है और कुछ नहीं महोदय। क्या हम उस देश में रहना चाहते हैं जहां हर राज्य की आवाज दिल्ली से तय हो? बताइए। ये मत करिए कि बार बार चुनाव करने से पैसा खर्च होता है। पैसा जनता के विश्वास से बड़ा नहीं होता श्रीमान। अगर खर्चा कम करना है तो चुनाव नहीं अपनी सत्ता में बैठे चोरों को हटाइए। अगर लोकतंत्र महंगा लगने लगे तो समझिए आप सत्ता के गुलाम बन चुके हैं। जो लोग इस लोकतंत्र की मिठास बता रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ ये उसकी मिठास नहीं, ये उसका जहर है जो समस्त नागरिक के मौलिक अधिकारों को ले डूबेगा। पूरे देश में एक साथ चुनाव कराकर क्या आप देश को एक राजनीतिक रिमोट कंट्रोल बनाना चाहते हैं? बताइए। सत्ता में रहने की भूख इतनी भी ना बढ़े कि आप संविधान को ही निकल जाएं। भारत को एक वोट एक इलेक्शन नहीं, हर कोने से स्वतंत्र आवाज चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन मैनी वॉइसेस चाहिए। देश एक चुनाव से नहीं चलता साहब, देश चलता है विश्वास से, विविधता से और संविधान से। संविधान ने हमें केवल समान वोट का अधिकार दिया बल्कि समान प्रतिनिधित्व, समान अवसर और विविधता में एकता का वादा किया है और जिससे ये वादा जरूर टूटेगा महोदया, जरूर टूटेगा। मैं संविधान की कमर तोड़ने वाले अपने 27 मंत्रियों से कहना चाहता हूं जो हर बार सिर्फ जीत की सोचते हैं, उन्हें देश की हार कभी दिखाई नहीं देती, कभी नहीं दिखती। मैं आज इस विधेयक का केवल विरोध नहीं कर रहा, एक चेतावनी दे रहा हूं। यदि यह विधेयक पास होता है तो आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी क्या उस दिन संसद मर गई थी या सत्ता की गोद में सोई थी? बताइए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे बिल के संदर्भ में अपने विचार रखें।
माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में कुछ मित्र कह रहे हैं एक राष्ट्र एक चुनाव मीठा जहर है। मैं पूछती हूँ, क्या देश का पैसा बचाना जहर है? क्या विकास को बिना रुकावट आगे बढ़ाना जहर है? या फिर जहर वो है जो हर 6 महीने जनता को झूठे वादों से गुमराह कर रहा है? भारत इंद्रधनुष है, बिल्कुल सही कहा, पर क्या इस इंद्रधनुष को बार बार चुनावों की बारिश से धुंधला नहीं कर दिया जाता? हर कुछ महीने बाद चुनाव, मर्यादा लागू, सरकारी काम बंद, योजनाएं ठप। कितने स्कूल रुके, कितने पुल अधूरे रह गए, कितने किसान इंतजार में बैठे रहे, ये तो कोई नहीं पूछता। आज विपक्ष कहता है लोकतंत्र आदेश से नहीं चलता। सही कहा, पर लोकतंत्र अनगिनत चुनावी पाबंदियों से भी नहीं चलता जनाब। जनता ने सरकार चुनी है काम के लिए, ना कि हर महीने रैलियां और वादों के लिए। हमारा सपना है एक राष्ट्र एक चुनाव, एक साथ विकास। सरकारें मजबूत रहेंगी, फैसले तेज बनेंगे, धन की बचत होगी, यही है नया भारत। आज के सपने के लिए समस्त नागरिक को सूली पर चढ़ाना चाहते हैं। जी हमने ये कब कहा, सुन तो लीजिए। आज कोई कहता है इससे राज्यों की आवाज दबेगी, जैसा कि आपने कहा। मैं पूछती हूँ, कौन रोक रहा है? जब हर राज्य को वही अधिकार, वही प्रतिनिधित्व मिलेगा तो आवाजें रुकेंगी नहीं और मजबूत होंगी। एक साथ चुनाव का मतलब है जनता बार वोटिंग की झंझट से मुक्त रहेगी, गांव का किसान खेत में रहेगा, नौजवान पढ़ाई में रहेगा। राजनीति में सिर्फ जनता का समय नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते हैं सत्ता में रहने की भूख, मैं कहती हूँ सत्ता सेवा है, भूख नहीं। मैंने खुद को जनता के सपनों से जोड़ा है और ये सपना सत्ता की गद्दी से नहीं, काम की धरती से पूरा होगा। आप भी कभी जोड़कर देखेंगे तो पता चल जाएगा। आज हम कह रहे हैं विकास रुकेगा नहीं, बल्कि देश एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। जनता का हर वोट गिनती में ही नहीं, काम में भी दिखेगा, यही हमारा वादा है। मैं इस सदन को कहना चाहती हूँ, नजरिया बदलिए, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। भारत में एक वोट से ही सरकार बनती है, पर काम लाखों हाथों से होता है। हमें सरकार नहीं, सशक्त भारत चाहिए। हमें भाषण नहीं, भारत की तरक्की चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सब इसकी अहमियत समझेंगे और हमारे देश के आर्थिक विकास और लोकतांत्रिक मजबूती के लिए इस अधिनियम का तहे दिल से स्वागत और समर्थन करेंगे। धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि समस्त सदस्यगण ध्यान दें ताकि वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार किया जा सके। जो लोग इसके पक्ष में हैं वे कृपया आए करें, एवं जो लोग इस विधेयक के पक्ष में नहीं है वे नो करें। मुझे लगता है स्वीकृत प्रस्ताव स्वीकृत है। अब अनिश्चित काल के लिए ये सदन नहीं स्थगित किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।